हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1231 लोहार गली। करण शुरू से अरेना में बहुत पैसा कमाता आ रहा था। एक बार तो उसने सामर्थ हॉल को कर्जे में डूबा दिया था। फिर अब इन लोगों ने लिमिट कम क्यों कर दी? ये बात करण को हजम नहीं हो रही थी। दीपेंद्र ने कहा, शायद तुम पहली बार सामर्थ हॉल में आए हो। सट्टा लगाने की लिमिट अरेना फेस्टिवल मुकाबले के बाद बनाई है। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था इस वजह से। फिर दबी आवाज में बोला, दरअसल इसकी वजह लवलीकरण है। उसने सामर्थ हॉल में इतना मोटा दाव लगाया कि सामर्थ हॉल की कमर टूट गई। ओह, करण थोड़ा सा लाल हो गया। उसे एहसास भी नहीं था उसकी वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर उसे इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जो हरकत सामर्थ हॉल ने उसके साथ की थी, उसके लिए ये सजा कम ही थी। दीपेंद्र ने कहा, तुम्हारा नाम दर्ज कर दिया है, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें पीटने वाला इलाका दिखाता हूँ। दीपेंद्र को हॉल मास्टर की चाल का पता था। सनराइज विद्यालय के शिष्यों ने अरेना में आतंक फैला रखा था, जिसको काउंटर करने के लिए जिनम को बुलाया गया था। उसे आने में देर थी, जिस वजह से सनराइज विद्यालय को व्यस्त रखने के लिए एक पंचिंग बैग की जरूरत थी। बस इसी ख्याल के साथ वह को अरेना में ले जाने लगा। करण को उसके बात करने का लहजा पसंद नहीं आया, मगर वह जानता था दीपेंद्र बुरा लड़का नहीं है, बस उसे उस पर यकीन नहीं है। करण ने इस ख्याल को दरकिनार करके उससे पूछा, अच्छा एक बात सकते हो, मुझे एक चीज की जरूरत है। अगर तुम बता तो वो मुझे कहाँ से मिल सकती है तो बड़ी मदद हो जाएगी। पूछो। मैं एक कोर स्टोन ढूंढ रहा हूँ, बता सकते हो ये कहाँ मिल सकता है? दीपेंद्र भ्रमित हो गया, ये कोर स्टोन क्या होता है? कोई स्टोन मशीन में लगने वाला एक पत्थर है जो ऊर्जा को सोखकर मशीन चलाता है, करण ने कहा। दीपेंद्र ने ध्यान से यह सुना, फिर बोला, मतलब इसका इस्तेमाल मशीनी काम के लिए होता है। अगर तुम्हें मशीनों से जुड़े सामान की जरूरत है, तुम्हें लोहार गली जाना चाहिए। लोहार गली? करण ने दोहराया। दीपेंद्र ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ लोहार गली, वह गली रात में ही खुलती है, दिन में बंद रहती है, पर संभल कर उस जगह जाना। मतलब ये कि लोहार गली चोरों की गली है। उसे चोर गली भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस जगह चोरी का माल धड़ल्ले से बिकता है। लोग दूर दूर से उस जगह आते हैं, इसीलिए सामान देख परख के लेना, वरना लूट लिए जाओगे, दीपेंद्र ने उसे चेताया। करण ये सब बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, धामन सिटी में एक चोर बाजार है, इस जगह के बड़े परिवार कोई कार्रवाई नहीं करते? नियमों के अनुसार करना तो चाहिए, पर चोर में सिर्फ चोरी का माल बिकता है, वो माल जो धामन सिटी में नहीं मिलता। यहाँ तक कि सुंदर वन जंगल और पास के शहरों से लोग इस जगह आते हैं, जिससे धामन सिटी को फायदा होता है, उन्हें टैक्स जो मिलता है। ऊपर से लोहार गली में और कोई गलत काम भी नहीं होता। छोटी मोटी झड़प होती रहती है, वो कहाँ नहीं होती। दीपेंद्र ऐसे कह रहा था मानो वह कितनी बार लोहार को घूम कर आया हो। और यह सच भी था, दीपेंद्र एक बार नहीं कई बार उस जगह गया था। वहां से उसने बहुत सी महंगी चीजें कम दाम में खरीदी थी, जिसे उसने बाद में दुगने दाम में बेच दिया था। करण इस लोहार गली के बारे में जानकर इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसके लिए तो अच्छा ही था, चोर बाजार में माल सस्ते में मिल सकता था, जबकि दुकान पर उसे एक फिक्स कीमत देनी पड़ती। बस ऐसा ही सोचते सोचते वह अरेना में पहुंच गया, जहां पर शांति पसरी हुई थी। आधा अरेना भरा हुआ था, उनमें से कोई भी शोर नहीं कर रहा था, सबके चेहरे पर मातम का भाव था। करण को यह बड़ा अजीब लगा, अक्सर अरेना में शोर शराबा अपने चरम पर होता था, फिर ऐसा क्या हुआ इस जगह जो सब ऐसे मुंह बनाकर बैठे थे मानो इनकी बिल्ली मर गई हो। करण ऐसा सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। करण ने अरेना के बीच में देखा। उस जगह एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसको एक लड़के ने आके लात मारी, और वो लड़का फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दीवार से चिपकर बेहोश हो गया। जिसके बाद सबको एक हंसी सुनाई दी, हा 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 हा। तुम लोग खुद को ताकतवर कहते हो, नमक हरामो, नाली के कीड़ों। सच सच बताओ, तुम लोगों ने अपनी माँ के कोख से ही जन्म लिया है ना? ये कहने वाला वही लड़का था जिसने लात मारी थी। इसका नाम पॉल था, उसने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े के बीच एक उगता हुआ सूरज का निशान था, हाथों में सफेद ग्लव्स थे, और वह इस लहजे में खड़ा था मानो दुनिया का राजा हो। जिसे देख सब लोग नाराज हो रहे थे, पर इससे पॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, समझ में नहीं आता, इस जगह से लवलीकरण नाम का कीड़ा निकल कैसे गया था? अगर तुम लोगों को हराकर वह जीत की सीढ़ी पर चढ़ा है, फिर तो उसकी कोई औकात नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो आज मेरे जूते चाट रहा होता। दर्शक गुस्सा हो गए, मन ही मन में वह उसे गालियां दे रहे थे। करण उनके लिए आइडल था, उसके बारे में इतनी बुराई उनके सहन से बाहर थी। वह आगे बढ़कर उसका मुंह तोड़ना चाहते थे, पर क्या करते, वह कोई योद्धा नहीं थे। पॉल हारे हुए लड़के के पास पहुंचा। अपने हाथ बढ़ाकर उसने उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर कलाई घुमाकर उसने एक पेन निकाला और उसके सीने पर लिख दिया, मैं नामर्द हूं। पॉल ऐसा करके गला फाड़ फाड़ कर हंसने लग गया। उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे अरेना से बाहर दर्शक एरिया में फेंक दिया।
कोई भी नहीं है इस जगह जो लड़ने लायक हो, सबके सब नकारा है। सबके सब थोड़ी सी ताकत के साथ दुम हिलाते फिरते हैं। लवली करण के कुत्ते। पॉल जब ऐसा कह रहा था दर्शक गुस्सा हो रहे थे, पर करण शांत था। उसने ध्यान से उस लड़के को देखा तो उसे पता चला कि ये लोग काला भालू कबीले से है। इनके मन में उसके साथ नफरत का होना आम बात थी। सनराइज विद्यालय 20 जाति को भी एडमिशन देता है, करण ने मन में कहा। नालंदा विश्वविद्यालय में 20 ट्राइब बैन थी। शायद बाकी स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं था। शायद उसी जगह से पढ़कर ये लोग इतना पगला रहे थे। दीपेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, देखा ये कितना बदतमीज है। और उससे भी बदतमीज है उसके साथ में लोग, खासकर वो लड़का। दीपेंद्र के इशारे का पीछा करते हुए करण ने कुछ 4 लोगों को देखा। उन सब ने भी सनराइज विद्यालय के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें से एक लड़का हाथों में वाइन का ग्लास लिए बैठा हुआ था। दीपेंद्र ने कहा, ये काला भालू कबीले का दूसरा बेटा है, राहु। काफी समय पहले ही यह सनराइज विद्यालय चला गया था। उस जगह पर पहले से उसके कुछ साथी थी। उस दिन के बाद आज ये पहली बार इस जगह नजर आया है। शायद ये प्रकृति की देवी का जश्न बनाने आया है। इनका कबीला फिर से प्रतियोगिता जीत जो गया है। करण ने सिर हिलाया। तभी पॉल ने पैर पटक कर तेज आवाज में कहा, अब कोई बचा है या सबके सब खत्म हो गए हैं? तुम्हारी बारी है, दीपेंद्र ने करण से कहा। दोनों की नजरें स्क्रीन पर चली गई। उस जगह पर ही अगले योद्धा का नाम आना था। करण अपने नाम का इंतजार करने लगा। तभी स्वर्ण झिलमिलाए और एक नाम उस पर उभर आया। जिनम खन्ना। करण ने नाम पढ़ा। उसे तो लगा था उसका नाम आएगा, मगर यहाँ तो उस घमंडी लड़की का नाम आ गया। करण का जिनम अब तक याद थी। जब वो पहली बार मिली थी तब वह बहुत बीमार थी। उसने उसका इलाज किया था। थोड़ी सी गलतफहमी भी हुई थी। बाद में वह सब ठीक हो गया था। करण ने हताश होकर कहा, इसे इतनी जल्दी आना जरूरी था। अब मुझे पूरा 1% हिस्सा देना पड़ेगा। है भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? करण अपनी किस्मत को कोस रहा था, मगर दीपेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशकिस्मत हो जो बलि का बकरा बनने से बच गए। दीपेंद्र को करण सच में खुशकिस्मत लग रहा था, वरना उसके ख्याल से ये लड़का मरता नहीं, मगर हाथ पैर महीने भर तक चल नहीं पाता। बहरहाल उसी दौरान अरेना में एक लड़की उड़ती हुई बीच में आके खड़ी हो गई। वह शांत थी, पर आंखों में उसकी नाराजगी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। शरीर से उसके गर्म शक्तियां निकल रही थी। वह हॉफ महासम्राट स्तर पर पहुंच गई थी। करण उसे देख खुद से बोला, इसने तो बहुत तेजी से ताकत बढ़ाई है। करण इम्प्रेस नजर आ रहा था जिनम से। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। वहां हॉल मास्टर और खन्ना परिवार के मुखिया थे, जो दूर से यह मुकाबला देखने वाले थे। खन्ना परिवार के मुखिया की ताकत में भी बड़ा इजाफा हुआ था। करण साफ देख पा रहा था, लगता है वही अपनी ताकत कछुए की रफ्तार से बढ़ा रहा है, बल्कि सब रॉकेट बने पड़े हैं। बहरहाल करण इस बारे में और कुछ सोचता, इससे पहले ही पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूं तो तुम खन्ना परिवार की लड़की हो न? जहां तक मुझे याद है तुम करण के बहुत करीब हुआ करती थी। खैर, तुम अकेली नहीं हो। उस लड़के के साथ वो बहुत सी लड़कियां थी। तुम उस जगह लड़ने आए हो या मरने? जिनम ने सख्त लहजे में कहा। पर पॉल तो हंस दिया, अरे तुम तो नाराज हो गई। लेकिन इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? करण के आसपास लड़कियों का झुंड नहीं था। उनमें से तुम भी एक थी। उसने तुम्हें खुश किया या नहीं, या गर्म करके छोड़ गया? बदतमीज। खन्ना परिवार के मुखिया आग बबूला हो गए, पर हॉल मास्टर ने उन्हें रोक दिया। वह लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो जानते हैं। अगर हमने सीधा कोई एक्शन लिया तो वह हेडवाइटर में हमारी शिकायत दर्ज कर देंगे, जिससे हमारे शहर की ताकत कम हो सकती है, हॉल मास्टर ने समझाया। दरअसल अरेना में एक दूसरे को बेइज्जती करना नॉर्मल था। इस पर सामर्थ हॉल का कोई भी सदस्य बीच में नहीं बोल सकता था, वरना उन्हें ऊपर जवाब देना पड़ता। गुस्सा जितना खन्ना परिवार के मुखिया को आ रहा था, उससे कई गुना गुस्सा जिनम को आ रहा था। सही है, जानवर को कितना भी पढ़ा लिखा लो, रहेगा तो वो जानवर ही, उनकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तुम कुछ भी कहो, पर रखेल बनने से तो बेहतर जानवर बनना है, पॉल ने मजाक बनाते हुए कहा। ये सुनकर करण की आंखें छोटी हो गई। ये लोग अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। करण अब तक इन लोगों को खास भाव नहीं दे रहा था, मगर लगता है ये लोग सच में मरना चाहते थे। इन लोगों ने सिर्फ जिनम को ही नहीं बल्कि करण के साथ जुड़ी हर लड़की का अपमान किया था। जिनम ने अपने हाथों में शक्तियां जमा करके कहा, शायद तुम्हारा बोलना अब बंद हो गया होगा, अब अपनी ताकत भी दिखाओ। क्यों नहीं? पॉल ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, और एक नान चाकू उसके हाथ में आ गया। मैं दूसरे चरण का महासम्राट हूं, तुम्हारे लिए मुझे अपना स्तर कम करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ताकत हॉफ महासम्राट पर ला दी। अंडरस्को 1232। बदतमीज पॉल। पॉल बेहद घमंडी और बदतमीज था। उसने एक पल का भी वक्त नहीं गवाया। जिनम पर हमला करने का रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके वह झट से जिनम के पास पहुंच गया। उसके नान चाकू पट पट करके जिनम पर पड़ने लगे।
लेकिन जवाब में जिनम ने अपने हाथों से अपना बचाव किया। नान चाकू चलाने में पॉल माहिर था। उसने 3 दिशाओं से जिनम पर हमला करना जारी रखा, पर जिनम अब भी उसके हमलों को रोक पा रही थी। पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कब तक इस तरह से लड़ पाओगी? मेरे हमले अभी और तेज होंगे। जब उसने ऐसा कहा तब उसके हमला करने की रफ्तार दुगनी हो गई। जिनम की आंखें नम हो गई, इसकी रफ्तार काफी ज्यादा है। बाहर से बेशक लग रहा हो कि ये सिर्फ अंधाधुन हमले कर रहा है, मगर यह मेरे उन हिस्सों को निशाना बना रहा है जिस पर मुझे हमला लग गया, तो मुझे गहरी चोट आ सकती है। जिनम बिल्कुल सही सोच रही थी। पॉल बेशक घमंडी था, पर वह एक काबिल योद्धा था, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। पर जिनम भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने उसके हर हमले को बड़ी समझदारी से विफल करना जारी रखा। कुछ ही देर में पॉल को भी समझ आ गया, जिससे उसका सामना हुआ है वो कमजोर नहीं है। बाकी दर्शक भी ये देखकर उत्साहित हो गए। अब तक तो उनके योद्धा हार चुके थे, लेकिन अब जिस तरह से मुकाबला हो रहा था, इससे लग रहा था वह लोग जीत सकते हैं। बस ऐसा ख्याल दिमाग में आते ही सब जिनम का मनोबल बढ़ाने लगे। तुम उसे हरा सकती हो, इस बदतमीज का मुंह तोड़ दो। सब एक एक करके चिल्लाने लगे। हॉल मास्टर और खन्ना परिवार के मुखिया के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जिनम में पहले से काफी बदलाव आ गया है। गरिमा स्कूल उसे अच्छी शिक्षा दे रहा है, हॉल मास्टर ने कहा। मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने सही कहा, जब से वह गरिमा स्कूल से वापस लौटी है, उसके लड़ने का ढंग और लड़ाई को समझने का ढंग दोनों बदल गया है। कम वक्त में इतना सब कुछ सीख जाना सच में जिनम में बेहद काबिल है। अगर उसे थोड़ा और वक्त दिया जाए तो धामन सिटी को यह और ताकतवर बना देगी। और क्या पता अगला अरेना फेस्टिवल मुकाबले में हिस्सा ले पाए, हॉल मास्टर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। मुखिया इस पर बस मुस्करा दिए। उन्हें पता था अरेना फेस्टिवल मुकाबला कितना भयानक होता था। जिनम को उसके लिए तैयार होने में बहुत लंबा वक्त लग सकता था। तब भी वह अरेना फेस्टिवल मुकाबले में भाग नहीं ले सकती थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा जो बढ़ चुकी थी। बहरहाल जिनम को बार बार अपने हमले विफल करता देख पॉल को बेइज्जती सी महसूस हुई। तुम कब तक बस अपना बचाव करोगी? हमला करने आता है या नहीं? तुमसे बेहतर आता है। जिनम ने अपनी बॉडी को घुमाया और एक लात साइड से मारी, पर वो पॉल को लगती। पॉल ने नान चाकू से उसके पैर को पकड़ लिया, और जब उसने जिनम को अपनी ओर खींचा, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक मुक्का सीधा उसके मुंह पर आकर लगा। मुक्का पूरी ताकत से मारा गया था। पॉल कुछ फीट हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला भी। उसी दौरान दर्शक और तेजी से शोर मचाने लगे। जिनम के इस मुक्के ने उन लोगों में आशा की किरण फूंक दी थी। उनके शोर से पॉल के माथे पर बल बनने लगे। उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। इस लड़की ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, जिस वजह से यह मेरे हमलों को विफल करके जवाबी कार्रवाई कर सकती है। अरेना के नियम की वजह से मैं लेवल 4 से ज्यादा बड़ी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और न किसी जादुई हथियार का। इसे हराने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पॉल ने मन में कहा। दरअसल यह अरेना बहुत मजबूत नहीं था, जहां 2 महासम्राट स्तर के योद्धा आपस में पूरी ताकत से लड़ सके। उनके ऊपर कुछ नियम लागू थे। बेशक वो महासम्राट स्तर पर हो, लेकिन वह तब भी इस स्तर की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना उन्हें ही नुकसान की भरपाई करनी होगी, और इससे वह भाग भी नहीं सकते थे। क्या हुआ तुम्हें? ठंडे पड़ गए? असली ना मर्द तुम ही तो नहीं? जिनम के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। इस लड़के ने सबके सामने उसे गलत कहा था। उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला था। इसे वह आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। तभी पॉल ने एक गहरी सांस ली, फिर नजरें सख्त करके बोला, मर्द तो मैं हूं, और तुम लवलीकरण का खिलौना। ऐसा कहते ही वह दोबारा से दौड़ता हुए जिनम के पास जाने लगा। जिनम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कलाई घुमाई और एक तलवार उसके हाथ में आ गई। तुम सच में मरना चाहते हो? ऐसा कहते ही उसने तलवार को हवा में चलाया। आधे चांद का स्लैश अटैक पॉल की तरफ गया, पर पॉल ने अपने नान चाकू से उसके स्लैश अटैक को रास्ते में ही तबाह कर दिया। एक छोटे से धमाके के साथ वह जिनम के ऊपर नजर आया। उसका नान चाकू तेजी से जिनम पर गिर रहा था। जिनम ने अपनी तलवार से उसे झटक दिया। अगले ही पल दोनों में मुकाबला तेज हो गया। एक तरफ से नान चाकू घूम घूम कर जिनम को जख्मी करना चाहते थे, तो उसकी तलवार सायम सायम की आवाज करते हुए पॉल के अंदर घुस जाना चाहती थी। दोनों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी खुली आंखों से देख नहीं पा रहा था। अरेना में तेजी से दरारें पड़ती चली जा रही थी। लगभग 20 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा, मगर अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। अरेना में शांति पसर गई थी। उन्हें लगा था जिनम के आते ही वह लोग जीतने लग जाएंगे, मगर जो हालात थे, इससे तो ऐसा लग रहा था मानो दोनों बराबरी के योद्धा हो। दोनों की ऊर्जा लगातार कम होती चली जा रही थी। कुछ चोटें भी उन लोगों को लग चुकी थी। यह इतना मुश्किल होगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। हॉल मास्टर के माथे पर शिकन आ गई। जिनम उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसका जितना जरूरी था, वरना उसकी इज्जत का जलूस निकल जाएगा।
मुखिया भी अपनी बच्ची के लिए परेशान थे। जख्म उसे लग रहे थे मगर दर्द उन्हें हो रहा था। उनका बस चलता तो वो खुद जाके उस घमंडी लड़के का मुंह तोड़ देते। इधर जिनम को भी एहसास हो गया था, वह इसे इस तरह से तो जीत नहीं सकती। इसीलिए उसने अपनी तलवार से उसके पेट पर हमला किया। पॉल ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जगह बदली। इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपनी तलवार को हवा में लहराया और एक शक्ति है बनकर तैयार हो गया, जिसमें से एक साथ कई सारी तलवारें निकलकर पॉल पर हमला करने लगी। लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पॉल ने अपने सामने एक शील्ड खड़ी कर दी। तलवारें उससे टकराकर टूटने लगी, पर शील्ड में भी कई सारी दरारें पड़ती हुई नजर आई। कुछ ही सेकंड में एक तेज धमाके के साथ दोनों के हमले विफल हो गए। इम्पैक्ट से दोनों कुछ कदम पीछे लड़खड़ाकर चले गए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखा और फिर से एक दूसरे पर हमला करने लगे। ये सब देखकर दर्शकों के माथे पर शिकन आ गई। दीपेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, अब ये मुकाबला इस बात पर खत्म होगा, सबसे पहले किसकी ऊर्जा खत्म होगी। दीपेंद्र के कहने का मतलब था, जिसकी ऊर्जा पहले खत्म होगी वो इस मुकाबले को जीतेगा। दोनों एक ही स्तर पर आके लड़ रहे थे। ज्यादा ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल करना मना था। नतीजा सिर्फ ऊर्जा के ऊपर बचा हुआ था। वहीं एक खेमे में काला भालू कबीले के लोग बैठे हुए थे। राहु को कोई टेंशन नहीं थी, पर उसके बगल में बैठी एक लड़की ने कहा, वो लड़की लगातार खुद की और पॉल की ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर निकली ये लड़की। राहु ने ग्लास में वाइन भरी, फिर टांग पर टांग रखकर उस लड़की से बोला, ये कुछ भी कर ले, जीत तो आखिर में पॉल की ही होगी। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वो लड़की काबिल तो है, उसने इतना कहा ही था। उसी वक्त राहु ने उसकी टांग पर हाथ रख दिया और उसे इतनी जोर से दबाया कि लड़की की हल्की आह निकल गई। राहु ने बिना देखे उससे कहा, काबिल सिर्फ इस दुनिया में मैं हूं, अगली बार ऐसा कुछ कहने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान देना डार्लिंग मोनालिसा। ऐसा कह राहु ने हाथ हटाकर उसकी कमर में डाल लिया। झटके से उसे अपने नजदीक खींचकर उसकी कमर को सहलाने लगा। मोनालिसा मुस्करा दी, तुम काबिल नहीं हो, काबिलों के भी बाप हो। ये सुनकर अच्छा लगा, राहु ने हंसते हुए कहा। उसे अपने ऊपर हद से ज्यादा घमंड था। घमंड होना लाजमी भी था, उसका बड़ा भाई था, मगर उसकी ताकत भी उससे कम थी, जबकि वह छोटा होकर भी चक्रवर्ती सम्राट स्तर पर पहुंच गया था। मोनालिसा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता अब हमें चलना चाहिए? चलेंगे चलेंगे, थोड़ा इन लोगों को सबक तो सिखा दे। लवलीकरण के पिल्ले काफी फुदकते रहते हैं। राहु ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। सब ने इस पर सिर हिलाया। अरेना में जिनम और पॉल लड़ते लड़ते थक चुके थे। उनकी ऊर्जा खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। अब तुम कितनी देर टिक पाते हो, मैं भी देखती हूँ। जिनम ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके वार पहले से ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो गए। पॉल को मजबूरन अपनी पूरी ऊर्जा को निकालकर जिनम का सामना करना पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों की ऊर्जा खत्म हो गई। दोनों खड़े खड़े हाँफने लगे। मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं है, जिनम ने मन में कहा। उसने चिल्लाते हुए अपनी तलवार में शक्तियां चैनल की। पॉल के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो कोई प्रतिक्रिया देता इससे पहले ही जिनम की तलवार से सफेद रंग की रोशनी फूट पड़ी, बिल्कुल ऐसे मानो कोई बीम अटैक हो। पॉल ने इससे बचने के लिए अपने नान चाकू का इस्तेमाल करना चाहा, मगर ऐसा वो कर न सका। बीम अटैक सीधा उसके सीने से टकराया और वो उड़ता हुआ किसी तोप के गोले की माफिक दीवार में गड़ गया, फिर सबकी नजरों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। हुर्रे! दर्शक शोर मचाने लगे। जोश में उन लोगों ने मुट्ठी भींच ली। हॉल मास्टर और मुखिया दोनों के चेहरे पर खुशी झलक आई। जिनम ने हमारी नाक बचा ली, हॉल मास्टर ने खुशी जाहिर की। मुखिया का सीना थोड़ा से फूल गया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, मगर इन सब से अलग करण निराशा में सिर हिला रहा था। दीपेंद्र ने जब ये देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम इस मुकाबले से खुश नहीं हो? करण ने उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जिनम के मुंह से थोड़ा सा खून निकल आया। उसने अपनी जान तक लगा दी थी इस मुकाबले में, और देखो आखिर में उसने जीत को अपने नाम कर ही लिया। तुम जिंदा होते तो मुझ पर गर्व करते करण, जिनम ने मन में इतना कहा ही था, मगर तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बड़ी जल्दी खुशी नहीं बना ली तुमने? जिनम और बाकियों की आंखें फैल गई। उन्होंने हड़बड़ा कर पॉल को देखा, जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और ऊर्जा से भरा हुआ था। ये कैसे? जिनम को यकीन नहीं हो रहा था। उसी दौरान सबकी दंग नजरों के सामने पॉल जिनम के सामने पहुंच गया। उसका पंच सीधा जिनम के पेट पर पड़ा। जिनम इसका प्रतिकार न कर सकी, खून की उल्टियां करते हुए हवा में उछल गई। दो कौड़ी की लड़की, तुझे लगा था तू मुझे हरा देगी? पॉल हवा में आया। उसने लात से उसके पेट पर हमला किया। जिनम इतनी जोर से जमीन से टकराई कि उस जगह एक गड्ढा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हॉल मास्टर और मुखिया खुद भी होश में नहीं थे। उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा को खत्म दिखाया, ताकि जिनम अपनी ऊर्जा को खत्म कर दे, हॉल मास्टर ने कहा। मुखिया को भी पूरी जड़ समझ गई, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली।
इधर जिनम अब चलने फिरने की हालत में भी नहीं थी। पॉल ने उसके गले से उठाया और उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसे जमीन पर पटक कर उसके चेहरे पर अपना जूता रखते हुए घमंडी लहजे में बोला, तुम बहुत बुरा लड़ती हो। करण ने बस तुम्हारे साथ मजे ही किए थे क्या, कुछ मूव नहीं सिखाए? या सिखाए है तो बस बिस्तर के लिए। तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो लड़के। अरेना में मुखिया आ गए। उन्होंने उसे धक्का देकर अपनी बेटी को गोदी में उठाया। अरे तुम तो मुखिया बलविंदर हो ना, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अपनी बेटी की हार तुम सहन नहीं कर पा रहे हो क्या? पॉल ने इशारे करते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन है। उसके लिए सब कीड़ों जैसे थे जिन्हें वह मसल सकता था। मुखिया ने दांत पीसते हुए कहा, एक योद्धा कभी इस तरह की नीच हरकत नहीं करते जिस तरह का तुम्हारा बर्ताव है। मैं तो करता हूं। और सुन बुड्ढे, तुझे लड़ना है तो आजा, तेरा स्वागत है। वैसे मैंने सुना है तूने करण की टीम को स्पॉन्सर किया था। इसके बदले तूने अपनी लड़की को करण के कमरे में भी भेजा। बाप से दलाल बनाने के सफर में तूने कुछ सीखा? बदतमीज। मुखिया का गुस्सा ओवरलोड हो गया। वो उसे मारने के बाद दौड़े। इससे पहले ही हॉल मास्टर बीच में आ गए। अपने गुस्से को शांत करो मुखिया, हॉल मास्टर नहीं चाहता था काला भालू कबीले और धामन कर के बीच कोई लफड़ा हो। इससे पूरी धामन सिटी सफर कर सकती थी। मुखिया को गुस्सा तो आ रहा था, मगर हालातों को समझकर उन्होंने खुद को संभाला। पर अब भी वह घूर कर पॉल को देख रहे थे, मानो आंखों से ही उसे खा जाना चाहते हो। लड़ेगा क्या? पॉल ने बत्तीसी दिखाई। मुखिया इस पर कुछ कहते, तभी उन्हें एक शांत आवाज सुनाई दी, तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो क्या मेरा नंबर आ सकता है? ये सुन सबकी नजरें घूमकर दीपेंद्र के पास खड़े लड़के पर चली गई, जो हाथ ऊपर करके इशारे कर रहा था। इतना सब देखकर भी ये लड़का लड़ना चाहता है? हॉल मास्टर बड़बड़ाए। उसे तो लगा था करण डर कर भाग गया होगा, मगर ये तो अब भी इसी जगह पर था। ऊपर से लड़ने के साथ उतावला भी था। उन सबको शांत देख करण छलांग मारकर अरेना में आ गया। देखो जल्दी शुरू करो, मेरे पास समय की कमी है। 12:33 मैं कौन हूं अपने बाप से पूछना। अचानक से एक अनजान लड़के को अरेना में टपकता देख पॉल खुद भी हैरान था। उसे तो लगा था उसकी खौफ से अब कोई दूसरा बंदा उससे लड़ने नहीं आएगा, पर ये तो ऐसे धड़ाम से टपक गया, मानो बस उसका ही इंतजार कर रहा हो। हॉल मास्टर और मुखिया एक दूसरे को देख रहे थे। हॉल मास्टर को यह वक्त सही लगा, आप मेरे साथ आइए, जिनम को इलाज की जरूरत है। हॉल मास्टर खींचकर मुखिया को अरेना से बाहर ले आए। वह ज्यादा देर उस जगह रुकते तो लड़ाई ज्यादा बढ़ सकती थी। ये लड़का कौन है? मुखिया ने अपनी बेटी को सोफे पर लेटाया। फिर उसे कुछ पिल्स देकर उसकी तबीयत ठीक होने का इंतजार करने लगे। जिनम ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, तुमने पूरी ताकत से लड़ाई की। हम सबको तुम पर नाज है, कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। मुखिया ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हॉल मास्टर ने उनसे कहा, ये लड़का पैसे निकालने के लिए आया था, पर इसे 1% हिस्सा नहीं देना था। इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम इन लोगों को हरा दो, मैं आधा हिस्सा माफ कर दूंगा। यह आपने क्या कर दिया? ये लोग बेदर्द है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर देंगे, मुखिया ने नाराज होकर कहा। इस पर हॉल मास्टर ने कहा, मैं तो बस वक्त कमाने के लिए ऐसा सब कर रहा था, मुझे आशा नहीं थी जिनम इतनी जल्दी आ जाएगी। आप उसे इस मुकाबले से दूर कर दीजिए, जिनम ने कहा। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से कोई बेकसूर बेवजह मार खाए। हॉल मास्टर ने ना में सिर हिलाया, मैं ऐसा अब नहीं कर सकता था। उसका नाम दर्ज हो चुका है, नियम अनुसार उसे अब लड़ना ही होगा। क्या? मुखिया और जिनम दोनों परेशान हो गए। इधर करण ने जब देखा कि पॉल बस ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो उसने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी जबान में जंग लगाया है? लड़ना नहीं है तुम्हें? करण इस लहजे में पॉल को देख रहा था, मानो पॉल कोई योद्धा ना होकर गली का कोई गुंडा हो। पॉल भी इस बात को समझ गया, मगर वह कुछ कहता इससे पहले ही राहु अपनी जगह से खड़ा हुआ। चलो यहाँ से, अब इस जगह कोई ऐसा नहीं जो हमसे मुकाबला कर सके। राहु को अब बोरियत महसूस हो रही थी। पॉल ने धामन सिटी की जानीमानी योद्धा जिनम को तो हरा ही दिया था, अब वह लोग अपना अगला काम कर सकते थे। पॉल ने मुस्कुराते हुए करण से कहा, बहुत खुशकिस्मत हो। जाओ, तुम्हें माफ किया, अगली बार पर मेरे सामने मत आना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। हॉल मास्टर और बाकियों ने भी राहत की आह भरी। अच्छा है, उस लड़के की हड्डियां बच गई, दीपेंद्र बड़बड़ाया। उसी दौरान राहु और बाकी सब उस जगह से जाने लगे, जिन्हें देख करण के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। काला भालू कबीले के लोग शुरू से दुम दबाकर भागने वाले रहे हैं। पता नहीं किस गधे ने इन लोगों को सुंदर वन जंगल का सबसे ताकतवर कबीला घोषित कर रखा है। क्या? राहु के कदम थम गए, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके और उसके लोगों ने मुड़कर करण को देखा, जो उन लोगों को ऐसे देख रहा था मानो उनकी कोई औकात न हो, मानो वह सब गली के कुत्ते हो। क्या कहा तुमने? राहु ने ठंडी आवाज में कहा। इस पर करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, कानों में हड़ताल है तुम्हारी, मुझे तो लगा था तुम्हारे बाप ने अच्छी परवरिश की होगी।
पर मैं गलत था, उससे मिलने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था। तुम सब थोड़े से अजीब हो, मतलब बिल्कुल गली के कुत्तों की तरह, जिनके पास भौंकने के लिए जबान तो है, पर काटने के लिए जबड़ा नहीं। राहु और उसके लोग गुस्से से लाल हो गए। वहीं दर्शक एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उन्हें तो करण कोई बेवकूफ लग रहा था, हालांकि उसकी बातें सुनकर उनके मन को अच्छा भी लग रहा था। उन सबको को अब एक जगह गुर्राते देख करण ने हॉल मास्टर से कहा, ये लोग हार मान कर जा रहे हैं, अब आपको मुझे आधा हिस्सा माफ करके देना होगा। पागल पागल है ये, दीपेंद्र बड़बड़ाया। पर हॉल मास्टर स्तब्ध थे, उन्हें तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी दौरान राहु ने दांत पीसते हुए पॉल से कहा, इसे अच्छा सबक सिखाओ, इसे बताओ काला भालू कबीले के बारे में गलत बोलने से क्या होता है। ऐसा कह राहु अपने लोगों के साथ जाकर वापस वही बैठ गया। सब करण को ऐसे देख रहे थे मानो हाथों से उसका गला दबाकर मार देना चाहते हो। पॉल ने कलाई घुमाई और अपना नान चाकू निकाल लिया। फिर उसे घुमाते हुए करण से बोला, अपना स्तर बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्तर पर आकर ही पीटूंगा। मैं पहले चरण का महासम्राट हूं। ऐसा कहते ही करण ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाला, जिसे देख हॉल मास्टर के माथे पर शिकन आ गई। यह एक महासम्राट है, मुझे इस चीज का एहसास क्यों नहीं हुआ। इतना ताकतवर शख्स 1% के लिए नहीं लड़ सकता। हॉल मास्टर बड़बड़ाया, आप क्या कहना चाहते हैं। मुखिया भ्रमित नजर आने लगे। हॉल मास्टर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और अपने श्रेष्ठ को बुलाकर करण की पहचान लगाने के लिए भेज दिया। वहीं करण की ताकत देख पॉल ने खुद से कहा, अच्छा यह एक महासम्राट है, तब ही इसकी जबान चल रही है। फिर करण से बोला, तुम्हारे लिए तो मुझे अपना एक चरण कम करना पड़ेगा। पॉल ने अपना एक चरण कम करके आगे कहा, अपना नाम बताओ। जान सकते हो तो जान लो। करण ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। इसे छोड़ना मत, राहु ने कहा। पॉल ने सिर हिलाया और जमीन पर पैर पटक कर वह करण के ऊपर नजर आया। उसका नान चाकू नीचे आ रहा था। वह करण का सिर खोल देना चाहता था। ये लड़का तो गया, मोनालिसा मुस्कराकर बोली। पर अगले ही पल उसकी और बाकियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह सब हैरान नजरों के साथ खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही नान चाकू करण पर आया था, करण ने अपने एक हाथ से उसे पकड़ा और उसे इतनी जोर से नीचे खींचा कि पॉल अपना संतुलन बना नहीं पाया। जमीन पर मुंह के बल गिरा। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, मगर तभी करण ने अपने जूते से उसके हाथ को कुचल दिया। हड्डियों की आवाज सुनाई दी, जो कि चकनाचूर हो चुकी थी। आह, पॉल चीखा। दर्द के वजह से उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। देखने वाले बस देखते ही रह गए। उसी दौरान उन्हें करण की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम तो बहुत कमजोर हो। ऐसा कहते ही करण ने अपना पैर उठाया और उसकी एल्बो को तोड़ दिया। पॉल का दायां हाथ टूट चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। ये किस तरह का हैवान है। उसने पॉल का हाथ तोड़ दिया। मोनालिसा और बाकी सकते में आ गए। जिनम ये देख बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। चारों तरह सन्नाटा था, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। करण ने हाथ बढ़ाकर पॉल को गले से उठाया, इतने कमजोर होकर इतना घमंड कहां से लाते हो तुम लोग। करण ने घुमाकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ा। पॉल के मुंह से 4 दांत टूटकर बाहर आ गए। मुंह से लगातार खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हॉल मास्टर, आपने ये किसको वादा कर दिया। इसे फर्क नहीं पड़ता काला भालू कबीले से या आपसे। अगर आपने अपना वादा पूरा न किया तो आपको भी पिटेगा, ये मुखिया ने कहा। उन्हें तो हॉल मास्टर पर गुस्सा आ रहा था। जब इतना ताकतवर शख्स इस जगह पहले से मौजूद था, फिर इसने उसकी फूल जैसी बेटी को इसमें क्यों घसीटा। हॉल मास्टर शांत था, उसका खुद दिमाग नहीं चल रहा था। तभी उसका पहला श्रेष्ठ हड़बड़ाकर हॉल मास्टर के पास आया। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली, हॉल मास्टर ने पूछा। जवाब में श्रेष्ठ ने घबराते हुए कहा, हाँ, ये लड़का आम नहीं है। यह असल में देवांश दल का लीडर है। देवांश दल का लीडर। हॉल मास्टर भ्रमित हो गया, मगर जल्दी ही उसे कुछ याद आया और हैरान नजरों से करण को देखते हुए बोला, देवांश दल, जिसने काला भालू कबीले एक चक्रवर्ती सम्राट को मार डाला था, और इस वक्त वो प्रकृति की देवी का जश्न होस्ट कर रहा है। हाँ वही, श्रेष्ठ ने सिर हिलाते हुए कहा। अभी तक उन्हें लग रहा था करण कोई आम लड़का है, लेकिन उसकी पहचान तो काफी ज्यादा बड़ी थी। देवांश दल ने बहुत तेजी से अपना नाम रोशन किया था। धामनकर में भी उसके काफी चर्चे थे, और ऐसा होना लाजमी भी था। सुंदर वन जंगल बहुत बड़ा था। उनके लिए धामन सिटी जरूरी थी, इस जगह पर सामान जो आसानी से मिल जाता था। बहुत से व्यापारियों का ट्रेड भी था उनके साथ। जब भी सुंदर वन जंगल में कोई हलचल होती थी, उसकी सीधा इम्पैक्ट ट्रेड पर पड़ता था, जिस वजह से वहां की खबरें अक्सर बाहर आ ही जाया करती थी। बहरहाल, हॉल मास्टर को तो करण की पहचान का पता चल चुका था, पर बाकी सब अब भी अनजान था। मगर इनसे अलग करण ने पॉल को जमीन पर पटका। क्या हुआ, अब तुम अपने ऊर्जा पत्थर का इस्तेमाल नहीं करोगे, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, मगर अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रहा था। तुमने मेरी दोस्तों के लिए जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है,
इसके लिए मौत बहुत आसान सजा होगी। मैं तुम्हें उस हालत में पहुंचा दूंगा। दुनिया का कोई भी वैद्य मास्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। इधर जब सबने सुना कि पॉल ने ऊर्जा पत्थर का इस्तेमाल करके जिनम को हराया था, सब गुस्सा हो गए। हमें पहले से मालूम था इसने किसी तरह की बेईमानी की है। ये लोग सच में बहुत नीच है। हमारी जिनम ने उसे हरा दिया था। इसने ऊर्जा पत्थर का इस्तेमाल करके उसे हराया। ऐसा लोग खुद को योद्धा कैसे बुला लेते हैं? इन लोगों को तो अंदर भी नहीं आने देना चाहिए। दर्शक आग बबूला हो चुके थे। अब उन्हें समझ आता था पॉल की ऊर्जा एकदम से कैसे बढ़ गई थी। पॉल का चेहरा बदसूरत हो गया। हरामी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पॉल ने ऐसा कहते ही दूसरे चरण पर अपनी शक्तियां ला दी और करण को अपने सही वाले हाथ से जोरदार पंच मारा। ये फिर से बेईमानी कर रहा है। दर्शकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पर करण ने हाथ बढ़ाकर उसके पंच को हवा ही पकड़ लिया। शक्तियों का तेज झोंका उठा, जिसके साथ पॉल की उम्मीदें भी उड़ गई। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? पॉल बड़बड़ाया। जवाब में करण ने कहा, अपने लीडर से मेरे बारे में जान लेना। ऐसा कहते ही करण ने पेट के निचले हिस्से पर हाथ मारा। पॉल की नाड़ियां ऐसे फट गई मानो पानी की पाइपलाइन हो। उसके इम्पैक्ट से उसके आधे शरीर की नसें आपस में टूट गई। वो पैरालाइज होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़प रहा था। दर्शक ये देखते ही शांत हो गए। हॉल मास्टर और बाकियों के मुंह खुले हुए थे। करण ने राहु को देखकर कहा, इसे लेकर जाओगे या फिर इसे छोड़ दोगे? ये बेकार हो चुका है, हल्का होकर साफ करने लायक भी नहीं बचा। कौन हो तुम? राहु भारी कदमों के साथ करण के पास आने लगा। करण में बाजू में पिस्टल बिस्ट छिपा हुआ था। वह निकलकर करण के कंधे पर आ गया। करण ने कहा, अपने बाप से जाके पूछना, वो अच्छे से बताएगा। राहु घूरकर करण को देखा जा रहा था। यह कोई दुश्मन है जो पिताजी से मिल चुका है, यानी इसके आसपास और भी ताकतवर लोग होंगे। इसे मैं सीधा मार नहीं सकता। अभी के लिए मुझे अपने पिता से इसके बारे में जानना होगा। राहु को डर था करण के आसपास और भी ताकतवर लोग हो सकते हैं, और यह डर लाजमी भी था। कोई पागल ही होगा जो खुलेआम इस तरह से उससे बात करे। बिना बेकअप के ऐसा करना नामुमकिन था। राहु कुछ देर करण को घूरने के बाद पॉल के पास आया, जो जमीन पर पड़े तड़प रहा था। इसे ले चलो, राहु ने अपने लोगों से कहा। 2 लोगों ने आगे आकर उसे उठा लिया। फिर सब उस जगह से जाने लगे, पर कुछ दूरी पर जाके राहु रुका। बिना मुड़े उसने कहा, धामन सिटी से सुंदर वन जंगल का ट्रेड चलता है। इस जगह का नुकसान नहीं कर सकता मैं। इसके बाहर अकेले मत मिलना, वरना तुम कोई भी हो मारे जाओगे। करण ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आए दिन लोग उसे धमकियां देते रहते थे। सबकी धमकियों पर अगर वो रिएक्ट करता रहेगा तब कितना टाइम बर्बाद होगा उसका। बहरहाल काला भालू कबीले के लोग उस जगह से चले गए। दर्शक करण की तारीफ करने लगे। उनके शोर को नजरअंदाज करके करण हॉल मास्टर के पास पहुंचा। अब तो मुझे कम चार्ज देना पड़ेगा। हॉल मास्टर का चेहरा जमा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपने पहले बताया होता, आप देवांश दल के लीडर है। मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करता। मेरा चार्ज कम होगा न? करण ने फिर से पूछा। सामने वाले ने उसकी पहचान का पता लगा लिया था। करण के लिए यह कोई वाव खबर नहीं थी। इतना भी न कर सके तो इस हॉल मास्टर को डूबकर मर जाना चाहिए था। करण को अब भी बस चार्ज को कम करने की डिमांड करते देख हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आपने हमारे हॉल की इज्जत बचाई है। आपको तो इनाम मिलना ही चाहिए। शुक्र है, करण ने आह भरी। चलो उसकी मेहनत रंग तो लाए। इधर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ आधे प्रतिशत हिस्सा बचाने के लिए ये लड़का काला भालू कबीले से लड़ गया। इतना कंजूस भी भला कोई हो सकता है? हॉल मास्टर और बाकियों ने मन में सोचा। तभी मुखिया ने करण से हाथ जोड़कर कहा, मैं खन्ना परिवार का मुखिया हूं। जानता हूं। करण ने हाथ हिलाया, पर तभी उसे कुछ याद आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, कहीं ना, मुखिया ने कहा। उसके लिए तो यह अच्छी बात थी। उसके पहले से रौबदार दल के साथ अच्छे रिश्ते थे। अब एक और ताकतवर दल से उसके रिश्ते मजबूत बन जाए तो उसके लिए फायदे का सौदा ही होगा। करण ने हॉल मास्टर से कहा, पहले हम पॉइंट टोकन से चमकीले पत्थर निकाल ले। जैसा आप कहें। आइए मेरे साथ। हॉल मास्टर करण को काउंटर पर ले जाने लगा। इस बीच करण ने मुखिया से कहा, आपका धामन सिटी में ट्रांसपोर्ट स्टेशन है? मुखिया ने सिर हिल। 1234 लोहार गली की दुकान में तमाशा। करण ने जब कहा कि उसे भी एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाना है, तब मुखिया का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उन्होंने कहा, आप ट्रांसपोर्ट स्टेशन क्यों बनवाना चाहते हैं? ये कैसा सवाल हुआ? करण ने उसे देखा। उसके चेहरे को पढ़कर करण को कुछ समझ आया और बोला, अच्छा, तुम्हें डर है मेरे ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाने से तुम्हारा बिजनेस कम हो जाएगा। करण ने बिल्कुल सही बात की थी। सुंदर वन जंगल में ट्रांसपोर्ट स्टेशन नहीं था, जिस वजह से सब धामन सिटी में ही आया करते थे। उन्हें जहां भी जाना होता धामन सिटी के ट्रांसपोर्ट स्टेशन की मदद से चले जाते। और अगर अब सुंदर वन जंगल में ही ट्रांसपोर्ट स्टेशन बन जाएगा तब लोगों का आना कम हो जाएगा।
जिससे खन्ना परिवार पर भारी असर पड़ेगा। उनका बहुत नुकसान होगा। मुखिया ऐसा मुंह पर तो कह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने तर्क का सहारा लेते हुए कहा, आप उस जगह ट्रांसपोर्ट स्टेशन बना भी लेंगे, तब भी उस जगह कौन सा बीस्ट जाना पसंद करेगा। सुंदर वन जंगल खतरों से भरा हुआ है, उस जगह रहने वाले बीस्ट ट्रांसपोर्ट स्टेशन के बीस्ट को मार खा जाएंगे। मुखिया ने बिल्कुल पते की बात कही थी। यही एक बड़ी वजह थी जिस वजह से सुंदर वन जंगल में कोई ट्रांसपोर्ट स्टेशन नहीं था। करण भी इस चीज से वाकिफ था, पर उसे अपने दल में एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन चाहिए था। हर बार वो अपनी कमाई का हिस्सा दल में नहीं बांट सकता था। ट्रांसपोर्ट स्टेशन होगा तो दल में इनकम आती रहेगी, दल की दाल रोटी चलती रहेगी। इसका कोई रास्ता नहीं है? करण ने पूछा। मुखिया ने ना में सिर हिला दिया। उन्हें पता भी होता तो वो क्या पागल थे जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। करण को उनसे इसी तरह की आशा थी। उसे खुद ही अपना दिमाग लगाकर इस परेशानी का हल निकालना होगा। बस इन्हीं ख्यालों के साथ करण काउंटर पर पहुंच गया। वहां पहले से दीपेंद्र मौजूद था। अब उसकी नजरों में करण के लिए इज्जत नजर आ रही थी। अपना पॉइंट टोकन दीजिए, हॉल मास्टर ने कहा। करण ने पॉइंट टोकन हॉल मास्टर के हाथ में पकड़ा दिया। हॉल मास्टर ने पूछा, आपको कितने चमकीले पत्थर चाहिए इसमें से? पहले आप ये बताइए इसमें कितने चमकीले पत्थर है? करण ने पूछा। उसे खुद नहीं मालूम था उसमें कितने चमकीले पत्थर होंगे। उसे तो एक डर भी था, कहीं समा ने उसे नकली पॉइंट टोकन तो नहीं दे दिया और सारा माल लेकर भाग गई हो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। हालांकि उसने देवको की कसम खाई थी, पर यह भी सच था, दौलत की चमक के आगे हजारों कस्में कचरे के डब्बे में जा गिरती है। करण की सोच से बेखबर हॉल मास्टर ने दीपेंद्र को पॉइंट टोकन दिया। इशारे से बैलेंस देखने के लिए कहा। दीपेंद्र ने पॉइंट टोकन को सिस्टम से जोड़ा और उसका बैलेंस चेक करने लगा। अगले ही पल उसके सिस्टम में एक नंबर लिखाया 4। दीपेंद्र और बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें तो लगा था 5-10 लाख चमकीले पत्थर होंगे, पर सिर्फ 4 चमकीले पत्थर, और इनके लिए इतना रोना होना। उन्हें तो अब ये लड़का सच में पागल नजर आ रहा था। पॉइंट टोकन से कम 10 चमकीले पत्थर निकाले जा सकते थे, उससे कम नहीं, और यह 4 चमकीले पत्थर अकाउंट में रखकर इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा था। ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाने की सोच रहा था। ट्रांसपोर्ट स्टेशन की एक ईंट भी नहीं बनेगी इससे। सब अपने इन्हीं ख्यालों में थे। तभी जिनम ने कहा, एक बार फिर से सिस्टम पर नजर मारो। ऐसा कहते वक्त जिनम के भाव बदले बदले से थे। ऐसा लगा मानो उसे कोई झटका लगा हो। दीपेंद्र और बाकी दोनों ने जिनम की बात सुनकर जब सिस्टम को दोबारा से देखा, दीपेंद्र खड़े खड़े गिर पड़ा। हॉल मास्टर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मुखिया का गला सूख गया। उसी गले से आवाज निकली, 40,000 करोड़ चमकीले पत्थर, 40,000। मुखिया ने आज से पहले इतनी बड़ी राशि नहीं देखी थी। उनका और बाकियों का हैरान होना स्वाभाविक था, पर हैरानी की बात तो ये थी, बैलेंस कुछ देरी पर बढ़ने लगता, मानो कोई उसमें में पैसे जमा करवा रहा हो। ये देख सब ने फटी हुई आंखों से करण को देखा, जो इतने सारे पैसे देखकर संतुष्ट नजर आ रहा था। मतलब उस समा ने मुझे धोखा नहीं दिया, अच्छी लड़की है, करण ने खुद से कहा। लगता है उसने ही समा को गलत समझ लिया था। वह ईमानदार ढंग से अपना काम कर रही थी, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए थी, और करण उस पर शक कर रहा था। उसे अब उससे मिलकर सॉरी कहना चाहिए था। किस्मत में दोबारा मिलना हुआ तो वह जरूर बोलेगा। अभी के साथ उसने ये सोचना छोड़ा। फिर दीपेंद्र से बोला, मुझे पूरे चमकीले पत्थर निकालने हैं, लो इसमें रख देना। करण ने उसे एक खाली स्टोरेज रिंग दी, पर हॉल मास्टर के तो परखच्चे ही उड़ गए। उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, हमारे पास इतने सारे चमकीले पत्थर नहीं है। अभी तो सिर्फ 20 करोड़ चमकीले पत्थर ही है, उसमें भी वक्त लगेगा। 20 करोड़ चमकीले पत्थर? करण ने हॉल मास्टर को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो किसी कंगाल भिखारी को देख रहा हो, जो बस महंगे कपड़े पहनकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश में हो। हॉल मास्टर का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। करण की नजरें उन्हें गरीब जो बता रही थी। अगर सही मायनों में देखा जाए तो करण के आगे तो वो गरीब ही थे। साथ ही साथ उन्हें अब एहसास हो रहा था क्यों करण 1% कम करवाने के लिए लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो 40,000 करोड़ का 1% भी उसके हॉल की साल भर की इनकम से भी दुगना तिगना था। हॉल मास्टर ने एक गहरी सांस ली। ये हॉल उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना तुम सोच रहे हो। हमारे पास सिर्फ 20 करोड़ चमकीले पत्थर ही है, बाकी सब पॉइंट टोकन में है। ठीक है, पहले पता होता ये हॉल इतना गरीब है तो मैं कहीं और जाता। करण ने हाथ हिलाया। फिर दीपेंद्र से बोला, 20 करोड़ ही दो, डिस्काउंट मार कर देना। करण ने जब कहा कि उनका हॉल गरीब है, हॉल मास्टर के दिल पर अजगर लौटने लगे। उनके मन ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम गरीब नहीं है, तू ही कुछ ज्यादा अमीर है बे। हॉल मास्टर ने खुद को संभाला। फिर करण से बोले, 20 करोड़ चमकीले पत्थर जमा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग 4 से 5 घंटे। जब तक के लिए आप हमारे मेहमानों वाले कमरे में इंतजार कर लीजिए। वक्त लगेगा? करण अब चिढ़ गया। एक तो गरीब, ऊपर से इंतजार भी करवाएंगे।
सच में गरीब लोग अमीरों को बहुत सताते हैं। हॉल मास्टर को तो उसके आड़े टेढ़े मुंह देखकर इतना गुस्सा आ था। इसका मुंह खोलकर चमकीले हो ही घुसा दें। साले के पेट फट जाए, इतना चमकीले पत्थर भरे जाए। पर अपने गुस्से को ऐसे तैसे करके उन्होंने शांत किया। करण ने कहा, मुझे लोहार गली जाना है, चमकीले पत्थर नहीं होंगे तो शॉपिंग कैसे करूंगा। आपको लोहार गली जाना है, एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरी बेटी के साथ चले जाए, आपको जो पसंद होगा उसकी पेमेंट जिनम कर देगी। पैसे आने के बाद आप उसे वापस कर देना, मुखिया ने कहा। करण की पहचान जानकर, उसके पास इतना पैसा देखकर, मुखिया अपने रिश्ते करण से मजबूत करना चाहते थे। अगर उनकी बेटी करण को पसंद आ गई तो खन्ना परिवार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। करण ने जब मुखिया की बात को सुना तो उसने इसके लिए हामी भर दी। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता जो नहीं था। और वैसे भी इन लोगों ने उसके नाम से बहुत माल कमाया है। थोड़ी से मदद कर देंगे तो इनकी जान नहीं चली जाएगी। जिनम को अपने पापा के इरादे का पता नहीं था, इसीलिए उसने कहा, लोहार गली अब तक खुल गई होगी, हमें अभी निकलना होगा। जिनम की हालत में सुधार आ गया था। करण को ये सही लगा, मगर उसे अब भी एक दिक्कत थी जो उसने सबको बताई तो नहीं, पर मन ही मन उसने कहा, सुबह मुझे हेडमास्टर को 40 करोड़ चमकीले पत्थर देने हैं और ये लोग बस मुझे 20 करोड़ ही दे पाएंगे। बाकी के चमकीले पत्थर कहां से लाऊंगा। चले। जिनम ने करण को खोया हुआ पाया। करण ने सिर हिलाया, फिर कुछ और बातें करने के बाद वह जिनम के साथ लोहार गली के लिए निकल गया। उसके जाते ही हॉल मास्टर ने मुखिया से कहा, क्या आपको वो लड़का पसंद है? इतने बड़े दल का लीडर है, अमीर है, ताकतवर है। ऐसे इंसान को खुद से जोड़ दिया तो खन्ना परिवार और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस पर हॉल मास्टर ने कहा, तो फिर आप देवांश दल के लिए ट्रांसपोर्ट स्टेशन का बनवाने का इंतजाम क्यों नहीं करवा देते। हॉल मास्टर का कहने का मतलब था, आप करण पर एहसान कर दो और फिर अपनी बेटी की बात करो। इससे करण मना नहीं कर पाएगा। मुखिया को यह सही लगा और इस बारे में वह गहराई से सोचने लगे। इधर करण और जिनम दोनों सामर्थ हॉल के बाहर आ गए थे और चलकर लोहार गली के बारे जा रहे थे। काफी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जिनम ने कहा, आपको लोहार गली से क्या चाहिए? करण ने एक पल उसे देखा, फिर बोला, कोर्टस्टोन। कोर्टस्टोन? जिनम सोचने लगी, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उसने कुछ कहा नहीं। करण ने कहा, सुना था कुछ वक्त पहले तुम बीमार थी, अब ठीक हो या अभी भी तकलीफ होती है? जिनम को थोड़ी सी हैरानी हुई, पर करण लीडर था, उसके पास जानकारी होना आम बात थी। ऐसा सोचकर उसने कहा, मेरा इलाज लवलीकरण ने किया था, उसके इलाज के बाद मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर करण की तरफ मुंह करके बोली, आपका दल करण गांव में बना है, आप कभी लवलीकरण से मिले थे? हाँ, एक दो बार मिला था। करण ने हाथ हिला दिया, मानो उसे उसके मिलने से कोई खास फर्क न पड़ता हो, और पड़ेगा भी कैसे, वो खुद करण था। मगर करण का ये बर्ताव जिनम को अच्छा नहीं लगा। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, जिस गांव में आपने अपना दल खड़ा किया है वो गांव करण का था, शायद आप ये बात भूल गए हैं, जिनम ने थोड़ा सा सख्त होकर कहा। पर करण ने उसे नजरअंदाज करके चलना जारी रखा। जिनम ने भी आगे कुछ खास नहीं कहा और दोनों जल्दी लोहार को पहुंच गए। वहां आने के बाद करण को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा वो किसी तरह का चोर बाजार हो सकता है। आसपास सुंदर सुंदर दुकानें थी, सब आसपास तमीज के साथ चल फिर रहे थे। कुछ खाने पीने के स्टॉल भी थे, साफ सड़कें, चारों तरफ लोगों की चहल पहल। हाँ, थोड़ी बहुत बहसबाजी हो रही थी, मगर ऐसा कहाँ नहीं होता। करण ने खुद से कहा, ये सब इतने सभ्य तरीके से काम करते हैं, इसीलिए तो चारों परिवार इन्हें रहने दे रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं, उनकी वजह से ये लोग ऐसे रह रहे हैं। आपको जो कोर्टस्टोन चाहिए वो कोई मशीनी पार्ट है? जिनम ने पूछा। करण ने सिर हिलाया, जो देख जिनम बोली, फिर हमें उस वाली दुकान से शुरू करना चाहिए। जिनम ने जिस दुकान पर इशारा किया था उसका नाम मशीनी पार्ट की दुकान था, जिसके बाहर कुछ छोटी बड़ी मशीनें भी रखी थी। वो किस काम थी उसका पता तो भगवान ही जाने। करण ने सिर हिलाया और दोनों जल्दी ही उस दुकान में घुस गए। अंदर आते ही एक एजेंट ने उनका स्वागत किया। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? हमें कोर चाहिए, आपकी दुकान में है? जिनम ने पूछा। एजेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हमारे पास कई तरह के कोर स्टोन है, आइए मैं आपको अच्छी क्वालिटी वाला कोर स्टोन दिखाता हूँ। एजेंट मीठी मीठी बातें करके उन दोनों को अपने साथ ले गया। फिर एक टेबल के पास आकर उसने टेबल पर रखे कुछ पत्थरों को दिखाया। वह सब अलग अलग रंग के थे। आप देख लीजिए, आपको कौन सा कोर स्टोन पसंद है? करण ने उस कोर स्टोन को देखा, फिर ठंडी निगाहों से एजेंट को देखने लगा। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है? एजेंट ने पूछा। करण ने एक कोर स्टोन को उठाया, फिर उसे 2 उंगलियों में दबाकर धूल में बदल दिया। नकली कोई स्टोन दिखाकर तुम किसी उल्लू बना रहे हो। करण ने तिलिस्मी लिक्विड आत्मसात किया था। बेशक उसने अब तक उसे पूरा आत्मसात न किया हो, पर शुरुआती चीजों को परखने में उससे माहिर शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा होगा। जितने भकोर स्टोन टेबल पर रखे हुए थे
वह सब नकली थे जो करण के किसी काम नहीं आ सकते थे। हालांकि एजेंट को नहीं पता था, करण एक तिलिस्मी कारीगर भी है। ऊपर से उसके कपड़े भी बड़े मामूली से थे, जिस वजह से वह बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि करण पर ही चढ़ने लगा। यह आप किस तरह का गलत इल्जाम लगा रहे हैं? आपको सामान नहीं लेना तो मत लीजिए। बेवजह हमारी चीजों को नकली बता कर हमारी दुकान का नाम खराब करने की जरूरत मत कीजिए। एजेंट की आवाज काफी तेज थी, जिस वजह से सबका ध्यान उन लोगों पर आ गया। करण का माथा सनक गया। एक तो नकली माल बेचते हैं, ऊपर से घमंड देखो इनका। खैर, करण ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। ये चोर बाजार था, नकली माल का होना लाजमी था। करण मुड़ा और उस जगह से जाने लगा, पर एजेंट उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? एजेंट ने तेज आवाज में कहा, जिसके बाद बहुत सारे गार्ड्स ने आके करण और जिनम को रोक दिया। करण की आंखें नम हो गई, उसने मुड़कर एजेंट को देखा। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कोर्ट स्टोन तोड़ा है, उसकी कीमत अदा करके ही जाने दूंगा, वरना एक कदम भी तुम इस जगह से नहीं बढ़ा सकते। जिनम को इस जगह लड़ाई के आसार नजर आने लगे थे, इसीलिए उसने आगे बढ़कर एजेंट से कहा, कितना दाम था उसका? करण को यह अच्छा तो नहीं लगा। उसकी इस जगह कोई गलती नहीं थी, पर वो भी लड़ाई को बढ़ाने के मूड में नहीं था। उसे बस अपना काम करना था और इस जगह से निकलना था। 4-5 चमकीले पत्थरों की वजह से वह इस दुकान को बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन एजेंट को लगा ये लोग दब रहे हैं, जिस वजह से उसने अपना मुंह फाड़ा। वो जो स्टोन तुमने तोड़ा है, उसकी कीमत बाजार में 50 लाख चमकीले पत्थर है। उतना भुगतान करो और जाओ यहां से। ये सुनकर तो जिनम को भी गुस्सा आ गया। अंडस्को 1235 शोषण करने की कीमत। जाहिर था जिनम कोई तिलिस्मी कारीगर नहीं थी, और न उसे इन सब का इतना ज्ञान था, मगर इतना उसे भी समझ आता था। वो कोर्ट स्टोन ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार चमकीले पत्थर का था। दुकान में जितने भी ग्राहक थे, वह भी इस बात से वाकिफ थे, पर किसी ने भी आगे आकर उनके पचड़े में हाथ डालने के बारे में नहीं सोचा। उन दोनों को अब भी खड़ा देख एजेंट ने हाथ आगे करके कहा, अब जल्दी से नुकसान का भुगतान करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिनम आगे बढ़कर उसे अपनी पहचान बताने ही वाली थी। करण ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, फिर खुद आगे बढ़ते हुए बोला, तुम कह रहे हो उस कोर्ट स्टोन की कीमत 50 लाख चमकीले पत्थर है? फिर तो वो असली कोर्ट स्टोन होगा। तुम अब भी असली नकली की बात कर रहे हो लगता है। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, एजेंट ने नाराज होकर कहा। करण ने सिर हिलाया, फिर बोला, माना तुम्हारा कोर है असली था, पर मुझे ये बता सकते हो आखिर तुम कोर्ट स्टोन के बारे में जानते ही क्या हो? इधर उधर की बातें करके तुम अपने गुनाह से भाग नहीं सकते, और न पैसे दिए बिना जा सकते हो। अगर तुमने नुकसान की भरपाई नहीं की, तो मैं तुम्हें पेट्रोल टीम के हवाले कर दूंगा, एजेंट ने कहा। वो करण को सवाल करने का मौका ही नहीं देना चाहता था, पर करण कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा, इसका मतलब तुम्हें कोर्ट स्टोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस वजह से तुम जवाब देने से डर रहे हो। मैं क्यों डरूंगा? ऐसा कहते वक्त एजेंट ने आसपास देखा। सब ग्राहक उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे। बेशक वो कुछ न बोले, पर नकली सामान को वो खुद भी कभी नहीं लेंगे। अगर एजेंट ने कोर्ट स्टोन की जानकारी नहीं दी तो दुकान का बड़ा नुकसान हो जाता, और उसका सेठ उसकी गर्दन पकड़ लेता। इन सब ख्यालों के आते ही उसने करण से कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कोर कमेटी के बारे में हम सबको बताओ, करण ने कहा। एजेंट ने कुछ पल करण को देखा, फिर कोरमे के बारे में बताते हुए बोला, कोई स्टोन एक खास पत्थर होता है जो आसपास की ऊर्जा को सोखकर मशीन को चलाता है। कोर्ट स्टोन बहुत प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। तिलिस्मी कारीगर ही नहीं, बल्कि कुछ शिल्पकार और पेंटर भी इन्हें लेते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए पहले इन्हें घिसना पड़ता है, और इन पर नक्काशी बनानी पड़ती है। ये काम करने वाला एक एक्सपर्ट होता है। एजेंट ने हाथ बांधकर घमंड में कहा, अब और कुछ जानना चाहते हो या इतना काफी है? सब एजेंट की जानकारी सुनकर बेहद प्रभावित नजर आने लगे। एजेंट ने बड़ी सरल भाषा में सबको एक्सप्लेन कर दिया था। अब सबकी नजरें करण पर चली गई, पर करण तो सिर हिला रहा था। तुमने आगे की कहानी तो बता दी, पर तुमने कोर्ट स्टोन की प्रॉपर्टी पर बात ही नहीं की। मतलब? एजेंट भ्रमित नजर आने लगा। बाकी सब भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। जिनम बड़ी गौर से करण को देख रही थी। करण ने कहा, तुमने उसका इस्तेमाल बताया, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ऐसा कह करण एक कोर्ट स्टोन के पास आया, फिर उसे हाथ में उठकर बोला, हर कोई स्टोन की प्रॉपर्टी अलग होती है, कोई कमजोर, कोई बहुत सख्त, ठंडा, गर्म, नर्म, और भी काफी सारी प्रॉपर्टी, मगर सब में एक कॉमन चीज होती है, क्रिस्टल तत्व, जो इन्हें चमकाता है, इन्हें मजबूत बनाता है। फिर एजेंट से बोला, क्या मैंने सही कहा? एजेंट ने सिर हिलाया, जैसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर करण इस तरह का सवाल क्यों कर रहा है? करण के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कोई स्टोन को दिखाते हुए कहा, शायद यहाँ जमा लोग जानते न हो, उन्होंने कभी न कभी क्रिस्टल तो देखा ही होगा। सबने सिर हिलाया, वह उस दुनिया में रहते थे
जहां क्रिस्टल बड़ी आसानी से मिल जाते थे। करण ने आगे कहा, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की मजबूती की। क्रिस्टल दुनिया के सबसे मजबूत धातु में से एक माना जाता है। उसकी मजबूती इतनी ज्यादा होती है, अगर उसे गर्म लावा में डाल दिया जाए तब भी वह पिघलता नहीं है। क्रिस्टल इतना ज्यादा मजबूत होता है, उसे तोड़ने के लिए 10 टन की ताकत भी कम पड़ती है। अगर हम 20 से ज्यादा टन ताकत का इस्तेमाल करें तब भी हम ज्यादा से ज्यादा उस पर खरोच ला सकते हैं। सब बड़ी ध्यान से ये सब सुन रहे थे। ये देख करण ने अपने हाथ में पकड़े कोर स्टोन को 2 उंगलियों में दबाकर तोड़ दिया। और यह एजेंट कहता है, मेरी 2 उंगलियों के दबाव से यह कोर स्टोन टूट गया। भाई, किसको उल्लू बना रहे हो? करण ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। एजेंट के माथे पर शिकन आ गई। वह तो इस बारे में भूल ही गया था, लेकिन देखा जाए तो उसे खुद भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उसे लगा सामने वाले को भी नहीं होगी और वो सामने वाले को लूट लेगा। मगर सामने वाला तो एक्सपर्ट निकला। पर वो हार नहीं मानने वाला था। उसने करण की बातों को लपेटकर उस पर ही सवाल छोड़ दिया, अभी तुमने कहा कि कोर स्टोन में क्रिस्टल की मजबूती होती है। बेशक ये कमजोर कोर स्टोन हो, पर क्रिस्टल प्रॉपर्टी से तो लेस ही है ना। फिर तुम इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ पा रहे हो? तुमने जरूर कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। करण को इस एजेंट से कुछ इसी तरह की आशा थी। एक एक ठग से वो क्या उम्मीद कर सकता था, मगर करण भी ठान कर बैठा था इस एजेंट को अच्छा सबक सिखाने का। उसने कहा, बिल्कुल, कोई स्टोन में क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है, मगर असली कोई स्टोन में। फिर एक और क्रिस्टल स्टोन को उठाकर बोला, तुम्हारे नकली कोर स्टोन की बात करें तो इसके अंदर क्रिस्टल नहीं, बल्कि ग्लास तत्व है, जो इसे चमकाता तो है लेकिन मजबूती नहीं देता। और हाँ, यह कोई कोर स्टोन भी नहीं है, इसे लाइट स्टोन कहते हैं। ये स्टोन महलों में रोशनी फैलाने के काम आता है। यह अपने अंदर धूप को सोखकर जुड़ी हुई मशीन को प्रकाश प्रदान करता है। क्या ये लाइट स्टोन है? सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर किसी को कुछ याद आया और बोला, अरे हाँ, मुझे याद आया। एक बार जब मैं ट्रांसपोर्ट स्टेशन से अपने गांव जा रहा था, उस वक्त कुछ लोग उस जगह की लाइट बदल रहे थे। तब मैंने ऐसे ही इस पत्थर को देख था। एक बार मैंने भी खान परिवार के घर में देखा था। सब एक एक करके उसके बारे में बातें करने लगे। पहले तो वह इस मामले में बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन नकली माल बेचते देख अब उनसे भी चुप नहीं रहा गया। सब गुस्से भरी नजरों से एजेंट को देखने लगे। एजेंट को करण पर बेहद गुस्सा आ रहा था, हालांकि उसे भी समझ आ गया था उसकी पोल खुल चुकी है। सामने वाला एक एक्सपर्ट था, उससे ही समझने में गलती है। पर मामला गर्म था, अब अगर उसने फिर से बहस की तब भीड़ उसे मारने के लिए न दौड़ पड़े। उसका सेठ उसे बहुत मार देने वाला था। डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, ओह, लगता है हमारे लोगों से कोई गलती हो गई है। मुझे भी इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। हो सके तो आप मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। फिर मन में बोला, अब चुपचाप इस जगह से निकल जा, तेरी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। करण ने उसे ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। जिनम ने कहा, हमें चलना चाहिए। जिनम बेहद प्रभावित थी करण से। सच में एक लीडर ऐसा ही होता है, जो बिना लड़े, बिना अपनी पहचान बताए जीत हासिल कर ले। इस जगह बस अपनी नॉलेज से ही उसने सबके मुंह बंद कर दिए। ऐसे इंसान से दोस्ती रखना फायदे का सौदा था। जिनम ने अपने दिमाग में करण की बड़ी सी तस्वीर बना ली थी। उसकी नज़र में तो करण बेमिसाल बन चुका था, लेकिन अगले ही पल उस तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। करण ने कहा, इस जगह से जाने के मुझे 20 करोड़ चमकीले पत्थर चाहिए है। सब मुंह फाड़े करण को देखने लगे। कुछ लोगों ने अपने कान भी साफ किए, मानो कुछ गलत ही सुन लिया हो। एजेंट को भी कुछ समझ नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब समझ नहीं आया तुम्हें? करण उचक कर टेबल पर बैठ गया। फिर टांग पर टांग रख के बोला, तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की, मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, मुझसे नकली माल की कीमत वसूली करने की कोशिश की, मुझे अपने लोगों से पिटवाने की धमकी दी। इसीलिए मैं तुम पर मानहानि करने का, मेरा शोषण करना का भुगतान मांगता हूँ। ऐसा कह करण ने मन में कहा, मेरे साथ खेल रहे थे, अब देखो मैं कैसे अपनी जरूरत तुम लोगों से पूरी करता हूँ। करण ने इन लोगों से पंगा नहीं लिया था। यही कह रहे थे, आओ और मुझे लूटो। फिर करण पीछे कैसे रह सकता था? वो अब अपनी बेइज्जती की वसूली करके जाएगा। अब बेशक इसके लिए उसे कितना भी बड़ा तमाशा क्यों ना करना पड़े। सुबह उसे हेडमास्टर को 40 करोड़ चमकीले पत्थर जो देने थे। एजेंट की आंखें फड़फड़ाने लगी। शोषण क्या? मैंने इसका शोषण कब किया? एजेंट ही नहीं, बल्कि जिनम भी मुंह फाड़े करण को घूरी जा रही थी। इतना तो उसे भी पता था, इस जगह ऐसा होना आम बात है। पर जिस तरह से करण ने मौके पर चौका मारने की साजिश रची है, इससे एक ही चीज साबित होती है, ये तो लूटपाट करने आया है। जिनम मन में बड़बड़ाए। एजेंट ने भी गुस्सा होकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुमने बेशक लाइटस्टोन तोड़े हैं। शुक्र मनाओ, मैं उनकी कीमत नहीं मांग रहा। इस जगह कोई नाटक करने की कोशिश मत करो।
अच्छा, मतलब तुम मेरी बेइज्जती की भरपाई नहीं करोगे? करण की आंखें छोटी हो गई। अरे ये क्या, इसका मरा हुआ दादा भी कब्र से निकलकर उसे पैसे देगा? एजेंट ने दांत पीसते हुए कहा, गार्ड्स, बाहर फेंक दो इसको यहां से। गार्ड्स हड़बड़ाकर करण को पकड़ने आए, लेकिन करण ने हाथ झटका और सबके सब जमीन से चिपक गए। उनकी आत्मा पर दबाव पड़ा था। उठने की छोड़ो, उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं थी उनमें। एजेंट का ये देख गला सूख गया। उसने घबराई हुई नजरों से करण को देखा, जो शिकारी नजरों से उसे घूर रहा था। करण बहुत ज्यादा ताकतवर था। इस बात को समझकर एजेंट ने समझाते हुए कहा, सर जी, 20 करोड़ चमकीले पत्थर बहुत बड़ी कीमत है। थोड़ा सा कम कर लेंगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, करण ने कहा। एजेंट ने राहत की सांस ली ही थी कि करण ने कहा, 100 चमकीले पत्थर कम देना। एजेंट जमीन पर ही गिर पड़ा, इतना कम क्यों, क्या ज्यादा नहीं कर दिया? 1-2 से भी काम चल सकता था। एजेंट मन ही मन में करण को गालियां सुना रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर मेरे पास इतनी बड़ी कीमत नहीं है, आप एक बार सेठ से बात कर लीजिए। एजेंट के हाथ से बात निकल चुकी थी, इसीलिए वो अपने सेठ को इसमें घुसा रहा था। वही था जो इस आफत से डील कर सकता था। करण ने कहा, इनमें से किसी को भेजो और उसे बुलाओ। एजेंट ने सिर हिलाया, फिर हड़बड़ाकर एक गार्ड को सेठ को बुलाने के लिए भेज दिया। सेठ इस वक्त दुकान में नहीं था, बल्कि वह अपने दोस्त के पास गया था। उसे आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। जिनम ने दबी आवाज में करण से कहा, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है लीडर, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप पर यह सब शोभा नहीं देता। इस जगह कोई जाने या न जाने, मगर उसे तो करण की पहचान पता थी। उसके हिसाब से तो करण को विनम्र होना चाहिए, लालच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर ये तो उग्र था, ऊपर से लालची भी। उसकी बेइज्जती ही 20 करोड़ की थी। सच में ऐसा एंटीक पीस उसने सिर्फ एक बार देखा था, और जिसे देखा था वो भी करण ही था। करण ने उसे देखा, फिर बोला, अपनी इज्जत जो नहीं करता वो किसी और की भी नहीं कर सकता। मैं बस अपनी इज्जत बचा रहा हूं, इसने मेरा शोषण किया है, तुमने खुद देखा था। हाँ, तुम्हें तो हाथ पैर बांध कर बिस्तर पर ले गया था। क्या बकवास कर रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? मौके का फायदा उठाकर पैसा लूटना चाहते हो, जिनम ने मन में कहा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतना अमित व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। कुछ देर पहले सिर्फ 1% का आधा हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए सनराइज विद्यालय के लोगों से भीड़ गया, और अब 20 करोड़ के लिए इस दुकान को लूटने लगा है। जिनम ही नहीं, अब तो बाकी सबको भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुंह पर ऐसा कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वहीं इनसे अलग एक बड़ी सी इमारत थी। इमारत का डिजाइन ऐसा था मानो कोई मंदिर हो। उसके 3 फ्लोर थे, हर फ्लोर पर बेशकीमती चीजों का भंडार था। ये लोहारकों की सबसे महंगी इमारत थी, और सबसे ज्यादा अनोखा सामान भी इस जगह ही पाया जाता था। हालांकि इस जगह भीड़ कम रहती थी, इसकी वजह थी इस जगह मिलने वाला महंगा सामान। हर कोई इस जगह को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर एक आलीशान हॉल था, जहां 2 बूढ़े बैठकर चाय पी रहे थे। इनमें से एक बूढ़े ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, दूसरे ने हरे। दोनों की लंबी दाढ़ी थी, बस हरे वाले बूढ़े के सिर पर बाल नहीं थे। इस वक्त वही बूढ़ा आदमी उदास नजर आ रहा था। उसने चाय का प्याला टेबल पर रख के आह भरी, फिर पीठ टिकाकर बैठ गया। दरअसल यह आदमी इस इमारत का मालिक था। इसका नाम था अरविंद खुराना, और उसके सामने बैठा था सेठ हमजा। सेठ हमजा अपने दोस्त को हताशा में जाते देख बोला, अब अपनी जिद छोड़ भी दो, कब तक बस एक चीज को लेकर जीवन भर बैठे रहोगे? अरविंद ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम नहीं समझोगे हमजा, ये 5 दशकों से चुभ रही है। जब तक यह इसी तरह से मेरे दिल में फंसी रही, मैं कभी चैन से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं मानता हूं, जो तुम महसूस करते हो वो मैं नहीं कर सकता, पर एक बात ये भी सच है, तुम्हें दुखी मैं देख नहीं सकता। सेठ हमजा ने चाय का प्याला टेबल पर